तो बारिश में छाते की जरूरत है क्या विपक्षी पूरे खेमे को अब? और ये बारिश क्या है? बीजेपी से लगातार हार तो दिल्ली से बंगाल और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस में मेगा मर्जर की खबरों से हलचल तेज है। इस चर्चा ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब क्षेत्रीय पार्टियों का दौर खत्म होने वाला है? क्या साल 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीधी टक्कर देने के लिए पूरा विपक्ष एक होने की तैयारी कर रहा है? और इस पूरी हलचल का केंद्र पश्चिम बंगाल ही है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत और भगदड़ मची है। टीएमसी के 19 सांसद और 64 विधायक बागी हो चुके हैं और पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं। 4 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा देकर सीधे सीधे पार्टी नेतृत्व को खुली चुनौती भी दे दी है। टीएमसी के अंदर मचे इस घमासान के बीच अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी की टीएमसी और महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी जैसी मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां खुद का वजूद बचाने के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती हैं या पूरी तरह उसी में समा सकती हैं। तो अपनी जमीन खिसकती देख क्या ये क्षेत्रीय छत्र अब कांग्रेस के हाथ का सहारा लेकर 2029 की चुनावी लड़ाई को बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? फिलहाल ये चर्चा तेज है और कयास है, लेकिन इसने देश की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है। बीजेपी ऐसे मर्जर वाली चर्चा पर सवाल उठा रही है। अगर ममता फिर रास्ता में उतर सकती है और जितना अत्याचार हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर, उसको मारा जा रहा है, उसको ऑफिस बंद किया जा रहा है, घर तोड़ दिया जा रहा है, तब तृणमूल कैन बाउंस बैक। और ये काम में अगर कांग्रेस को भी शामिल करती तो बाउंस बैक और जल्दी हो सकता। इंडी गठबंधन अपने अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने अपने बच्चों को सेटल कराने के लिए कैसे ईडी और सीबीआई की जांच से बचा जा सके, भ्रष्टाचार से संचित किए हुए धन को कैसे बचाया जा सके, इन सब के लिए की गई कवायद है। और देश की जनता ने स्वीकार कर लिया कि इंडी गठबंधन अवसरवादियों का एक समूह है। इंडी गठबंधन खंड खंड बिखर गया है, टूट गया है। इसलिए किसी प्रकार का गठबंधन करने की चेष्टा करें, नरेंद्र मोदी के सामने टिकना इस समय इस गठबंधन की बस की बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ हवाई बातें हैं या इसमें कोई दम भी है? दरअसल इस चर्चा को हवा तब मिली जब दिल्ली में ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से और अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। हालांकि ये सच है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश और वेणुगोपाल और खुद टीएमसी नेतृत्व ने इस विलय की खबरों को सिर्फ अटकलें बताकर खारिज करने की कोशिश की है, लेकिन राजनीति में एक पुरानी कहावत है, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के एक बयान ने मेगा मर्जर की चर्चा को और हवा दे दी है। राउत ने खुलकर मीडिया के सामने कहा है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां कभी न कभी कांग्रेस से टूटकर बनी थी, अब वापस कांग्रेस में लौट आना चाहिए ताकि राहुल गांधी के नेतृत्व में बीजेपी से मुकाबला किया जा सके। इस पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा है कि वो संजय राउत के इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करेंगे। ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से बहुत कतराती थी, गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आ गई, जब उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आ गई। ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। संजय राउत जी हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत मेरे बड़े भाई है, तो उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन वो सर आखो अब क्या होगा कैसे होगा ये वक्त ही बताएगा। पहले शिवसेना तोड़ी, उसके बाद एनसीपी तोड़ी, अब तृणमूल की बात। तो हम ये भुगत चुके हो, इसीलिए हम तृणमूल के साथ पूरी ताकत से है। अभी कोर्ट जाएंगे, पूरी लड़ाई करेंगे। अभी अगर बारिश आई तो मैं छाता लूंगी कि रेनकोट, अभी मैंने तय नहीं किया है। बारिश तो आने दो, फिर देखेंगे। तय आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन बात जरूर चल रही है। नेताओं के बयानों मुलाकातों ने यह साफ कर दिया कि पर्दे के पीछे 2029 की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि पार्टियां इस बारे में सोच भी क्यों रही हैं, तो इसका जवाब है वजूद बचाने की लड़ाई।
पिछले कुछ सालों में बीजेपी जिस तरह से एक मजबूत और अजेय शक्ति बनकर उभरी है, उसने देश के पॉलिटिकल सिस्टम को टू पार्टी सिस्टम की तरफ धकेल दिया है। क्षेत्रीय पार्टियों के लिए अब अपने दम पर बीजेपी की चुनावी मशीनरी, उनके संसाधन और उनके कड़े राष्ट्रवाद का मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। बंगाल में टीएमसी का किला ढहने के बाद पार्टी के अंदरूनी बिखराव ने ममता बनर्जी को बैकफुट पर ला दिया है। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना पहले ही दो फाड़ हो चुकी है। ऐसे में इन पार्टियों को लगने लगा है कि अलग अलग लड़कर खत्म होने से बेहतर है कि एक बड़ी छतरी के नीचे आ जाए, वोट बैंक का बिखराव रोक सकें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत और नाना पटोले ने भी मेगा मर्जर का खुलकर समर्थन भी कर दिया है। ये पार्टियों का, संजय राउत ने कहा, उस बात में दम है। वक्त आ गया, अभी लड़ाई लड़नी है डेमोक्रेसी को बचाने की। संजय राउत का कहा मैं सपोर्ट करता हूं कि ये सब पार्टियों की जो रीजनल पार्टी बन गई कांग्रेस अलग हो गए, उन सबको वापस शामिल होना चाहिए और राहुल गांधी को नेता स्वीकार करना चाहिए। देखती है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है, एक तरफ राहुल गांधी जी है। ये किले का मैसेज होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर के राहुल गांधी को नेता स्वीकार किया है। सबको ये लगता है कि जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने संवैधानिक संस्था को खत्म करने का काम, संविधान को खत्म करने का काम और देश को बेचने का काम जो शुरू किया है, तो देश बचना चाहिए और कांग्रेस के साथ बच सकता है। ये भूमिका अब सब राज्य की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है और इसलिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कांग्रेस से टूटकर साल 1998 में टीएमसी बनी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि सीपीआईएम के खिलाफ कांग्रेस नरमी बरत रही थी। 1999 में सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर के शरद पवार ने अपनी एनसीपी पार्टी बना ली। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने साल 1999 में जम्मू कश्मीर नीति पर कांग्रेस की केंद्र सरकार से असहमति का मुद्दा बनाकर कांग्रेस से अलग पीडीपी बना ली। 2001 में के चंद्रशेखर राव ने अलग तेलंगाना राज्य के एजेंडे पर कांग्रेस से अलग टीआरएस बना ली, जिसे अब बीआरएस भी कहते हैं। वहीं साल 2011 में वाईएसआरसीपी भी कांग्रेस से टूटकर बनी। जगनमोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिता के निधन के बाद कांग्रेस ने उन्हें अलग थलग कर दिया था। ऐसे में मेगा मर्जर की चर्चा तेज है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाना आसान नहीं है। सवाल उठता है कि विपक्षी नेताओं के बयानों के मतलब क्या है। बीजेपी कांग्रेस के मेगा मर्जर को लेकर के सवाल उठा रही है। साफ कहा है कि अब कांग्रेस इसमें भी बीजेपी की चाल बता देगी। कौन क्या कह रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा कोई ऑपरेशन नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी का जो जैसी करनी करता वैसा फल भोगता। जो कट मनी चला, जो लूट मनी चला, उसका फल है। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, आइए उन्हीं से सीधे बात करते हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हैं, महेश चौहान हैं प्रवक्ता एनसीपी एसपी के, और मोहम्मद एहतशाम हक टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस के मेहमान से मैं समझता हूं वरुण पुरोहित। वरुण जी, क्या ये मेगा मर्जर अब तय है? अंदर खाने सब तरफ से तो हाँ ही आ रही है, आपके नेता तो खुलकर इसको कह रहे हैं कि हाँ होने वाला है मर्जर। देखिए, इस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं देश की, जिस हिसाब से छल कपट पाखंड से लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, सभी जो कांग्रेस माइंडेड पार्टियां या कांग्रेस से टूट के निकली हैं, उनको सबको एक होने की आवश्यकता है। सब एक होंगे जब भी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था है देश की, उसको बचा पाएंगे। आप देखिए, राज्यसभा की जो है वही खारिज करे जा रहे हैं नामांकन पत्र, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जब ऐसी राजनीतिक अराजकता की स्थिति हो, तो उसको आपने आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का समय याद होगा, उस हिसाब से आप सोचेंगे तो इनको सबको एक होकर के एक मर्जर करके एक कॉमन कोई मिनिमम प्रोग्राम बना करके सबको एक होना पड़ेगा। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? जो जनता की समस्या तो बेरोजगारी, महंगाई है, और जो राष्ट्र की समस्या है देश को बेचना और उसको पकड़ना, राजनीतिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना, तो उसके लिए तो एक होना ही पड़ेगा। अगर जो नहीं एक होगा तो पुरोहित जी, आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी गए, आपने एक मुद्दा उठाया देश को आज का ही आपने उदाहरण दिया। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की ना आपकी? आप कह रहे कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, रिजेक्ट कैसे कर दिया फॉर्म? आप मुझे बताइए,
वहाँ झारखंड में ये तो किया नहीं, तो आपके यहाँ कर हिसाब से दिया। फैसले ये तो दिख ही रहा है आपके ना हिसाब से difference। फैसले देगा क्या सुप्रीम नहीं, कोर्ट? डिफरेंस दिख रहा है साहब। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट तो आप ला रहे हो। नहीं, मैं कह रहा सुप्रीम हूँ कोर्ट आप आज संवैधानिक गए ना, ढांचे आपने को, कहा कि राजनीतिक कोई व्यवस्था सुनवाई की करने बात वाला की नहीं है इस मैंने। देश में। सुप्रीम कोर्ट तो आप आज गए, वहां पर बाकायदा सुनवाई हुई, पिटीशन एक्सेप्ट किया गया और उसमें मेरिट नहीं पाया गया। उस एक्ट के तहत जिसके तहत आपने दाखिल किया था, खारिज किया, बताया कि इलेक्शन पिटीशन लेकर आई है। तो सुनवाई तो है देश में, ये ना कहिए कि सुनवाई नहीं है। जनता नहीं सुन रही होगी आपको तो ये अलग बात है। अब आप बोलने ही नहीं दे रहे, तो आप ही नहीं सुनने दे रहे तो देश क्या करेगा? आप भी ये मैसेज दे रहे हो भाई सुनो ही मत, किसी की प्रश्न भी पूछ रहे हो उत्तर भी नहीं ले रहे हो। अभी आपने मेरिट डिमेरिट की बात की बोलिए। अब मेरे को तो बोल लेने दो एक सेंटेंस। बोलिए। मेरिट्स डिमेरिट्स की सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कानून भी है, जब इलेक्शन प्रोसेस चालू हो जाता है तो उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते कोर्ट्स। ये एक सेट परिपाटी भी एक सेट है हमारे यहाँ, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका उस दौरान अगर ऐसे कर दोगे तो परिपाटी तोड़नी चाहिए कोर्ट को। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप किसी के राज्यसभा ही नहीं लड़ने दोगे। अब आगे तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या विधायकी के, उन्हीं के आप कैंसिल खारिज कर दोगे। इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है साहब, कोर्ट में प्रोसेस पूरा होने के बाद, क्योंकि प्रोसेस पूरा होने के बाद ही जा सकते हो आप अदालत में। चलिए ठीक है, तो सुनवाई तो है ना। मैं सिर्फ इतना आपको कह रहा था पुरोहित साहब, आपको बता रहा हूं, आप नाराज मत होइए। आपको मैं सिर्फ इतना कह रहा था, नाराज नहीं हो रहा मैं, क्यों आपसे क्यों नाराज? मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि सुनवाई है, कॉन्स्टिट्यूशन पे ही ये देश चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसका गार्जियन है और उसने सुनवाई की आपकी और आपके पिटीशन को खारिज किया। कोई सुनवाई नहीं हो रही। चुनाव आयोग को सुनना चाहिए था। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। उस बहस में हम नहीं जाते हैं, चलिए उस पर हम लोग बहुत बहस कर चुके हैं। फिर मैं आपको कहूंगा कि भाई आपको बताना चाहिए था कि आपके कोई केस था आपके खिलाफ, तो आपको बताने में क्या दिक्कत आ गई थी। उस बहस में नहीं जाते हैं हम अब बाकी मेहमानों को लाते दोबारा आपके पास आऊंगा। अभी वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो हमारे पास है, एनसीपी के बीजेपी के प्रवक्ता है महेश चौहान साहब, क्या एनसीपी मर्जर करेगी? एनसीपी एसपी से आप हैं, करीब शरद पवार कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे। अजय जी बिल्कुल, शरद पवार जी कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे और आज भी वो दिग्गज नेता है। मेरे ख्याल से वही सबसे अनुभवी, और आप अगर देखोगे राजनीति में तो उनके जैसा जितना अनुभवी नेता आज शायद ही कोई होगा, वो बात अलग है। लेकिन विलय की जो बात है, मर्जर की को बात है, वो हमारे किसी भी लीडर ने अभी तक छेड़ी नहीं है। ये जो कांग्रेस के नेता नाना पटोले जी ने आज कहा, उस पर से चर्चा ही शुरू हुई। विलय की बात अभी तक हम लोग के किसी भी नेता ने, ना सुप्रिया सुले जी ने, सुप्रिया सुले ने तो कहा, हमने बयान सुनाया, उन्होंने कहा कि अब ये अच्छा विचार है, इस पर हम विचार करेंगे। नहीं, वो उन्होंने संजय राउत जी का जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने ये बात कही थी कि उन्होंने जो सुझाव दिया है उस पर हम जरूर विचार करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि विलय होना चाहिए। आप एक बात देखिए, अभी जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बिल्कुल एक साथ आना चाहिए, और हम लोग एक साथ है। हम लोग ऑलरेडी गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में हम समान विचारधारा के लोग हैं, एनसीपी और कांग्रेस समान विचारधारा के लोग हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्यों एक साथ आना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धार्मिक ध्रुवीकरण आप देख रहे हैं 2014 से बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात, जो भी ऑटोनोमस बॉडीज है या जांच एजेंसीज है, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव आयोग का तक दुरुपयोग हो रहा है। तो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हमें एक छाते के नीचे, एक छतरी के नीचे आना चाहिए। और वो एक विचारधारा है, हमारे समान विचारधारा है। नहीं, और विलय की जो बात, बीजेपी के मेहमान सभी पार्टी यहाँ पर हैं, वो जो बोलेंगे मैं आपको पहले ही पूछ लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए एक साथ आना होगा, और वो कहेंगे कि आप वजूद बचाने के लिए एक साथ आना चाहते हैं। सब एक साथ हैं भी, लेकिन फिर भी नहीं हरा पा रहे बीजेपी को, फिर भी हार गए। अगर अजय जी, विजय, हमें अगर वजूद बचाने के लिए एक साथ आना होता तो ये प्रस्ताव हम देते ना। हमारे लीडर्स कहते कांग्रेस को, हमारे लीडर्स तो कुछ भी नहीं बोल रहे, कांग्रेस के लीडर वो बोल रहे हैं। तो कांग्रेस की यह महत्वाकांक्षा होगी, या उनको लगता होगा कि बाबा सब साथ में आएंगे, विलय होगा तो हम लोग मजबूती से फाइट कर सकते हैं। वो उनका, लोकतंत्र में सबको अपना अपना मत रखने का पूरा अधिकार है। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर बीजेपी मजबूत है तो बीजेपी को क्यों जरूरत पड़ती है दूसरे पार्टियों तोड़ के उनके लोगों को अपने पक्ष में लेने की? क्यों जरूरत पड़ती है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए उनको अपने पार्टी में लेने की? क्यों जरूरत पड़ती है जिनके ऊपर गुंडागर्दी के आरोप किए उनको अपने पार्टी में लेने की? तो उनके पास अगर वो पार्टियां नहीं है, अभी देखिए महाराष्ट्र में आप देखें तो शिवसेना को तोड़कर उन्होंने अपने साथ में ले लिया।
एनसीपी को तोड़ के अपने साथ में ले लिया। अगर वो मजबूत होते तो अकेले के दम पे वो चुनाव के सामना करते और जीत के आते। वो नहीं कर सकते, इसके लिए तो उनको पार्टियां तोड़ने की जरूरत पड़ती है। और पार्टियां तोड़ने के बाद भी अभी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाकी है और हमारी जो एनसीपी है शरद पवार साहब की, हम लोग नहीं डरे। कितने दबाव हमारे नेताओं के ऊपर भी आए, अनिल देशमुख जी है, बाकी के लोग हैं, बहुत सारा दबाव उन्होंने प्रयत्न किए उन्होंने। नहीं तो ठीक है, लेकिन हम भी आज भी मजबूती से उनका सामना कर रहे हैं। ठीक है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, मतलब आप लोगों ने ऐसी आंधी मचा दी है कि आप लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं, सब साथी विपक्षी पार्टियों को तोड़ ले रहे हैं। अब मतलब क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? ये नौबत है कि अब सभी पार्टियां मर्जर के लिए मजबूर हो रही हैं। जी अजय जी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तो तसी फल चाखा। जैसी करनी वैसी भरनी, चाहे टीएमसी के साथ हो, चाहे उद्धव ठाकरे ने जो काम किया या शरद जी ने जो काम किया, सब लोगों का वही है। और दूसरी चीज, इन लोगों का इंडिया अलायंस से जानते कैसा रिलेशन है? इनका रिलेशन तो होता है प्रदेश के अंदर, हम आपके हैं कौन, दिल्ली आते कहते हैं हम साथ साथ हैं, क्योंकि इन लोगों का रिलेशन कमिटमेंट वाला रिलेशन नहीं है, सिचुएशनशिप वाला रिलेशन। जैसा सिचुएशन वैसा रिलेशनशिप। इंडिया अलायंस में कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। अखिलेश यादव कितनी सीट देंगे कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए? पहले अखिलेश यादव ही सीट दे दें इनको चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को। रायबरेली में कितनी सीट देंगे, अमेठी में कितनी सीट देंगे, जहां पे दोनों एक तरफ कांग्रेस जीती हुई है। इन लोगों में, और कांग्रेस इसमें क्या ढूंढ रही? डूबते को तिनके का सहारा। कांग्रेस अकेले लड़ नहीं पा रही थी, इसलिए सोच रही कि अच्छा इनको साथ ले लें, उनको साथ ले लें। और टाइटेनिक जहाज, आप तो किसी को छोड़ ही नहीं रहे ना। आप सब जगह ऑपरेशन लोटस कर दे रहे हैं ना। आप तो छोड़ ही नहीं रहे किसी को। जो जीते जो हारे उनको भी ले रहे। ऑपरेशन लोटस जो है वो तो क्या कहते हैं, जनता ने कर दिया, जनता बार बार करती जा रही है। ये लोग कहते हैं फलाने लोग भ्रष्ट हैं, फलाने लोग करप्ट हैं, तो कहां पे लोग जाते हैं भाई? जनता की अदालत में जाते हैं, जनता उनको जिताती है। फिर ये कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से भी मुंह की खानी के आ जाते हैं। अभी राज्यसभा अब पूरी की पूरी टीएमसी को आप देखिए में ऑपरेशन लोटस कर दिया आपने। एक सिंगल उस पे नहीं कहा हम इस पे लगाएंगे, ये करेंगे। ये लोग कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय पे भी उस पे उंगली उठाने लग गए हैं। और अपने अपने समय में सीबीआई को तोता कौन कहा था, नवीन चावला किसका पराठा सेकते थे, इलेक्शन कमिश्नर चीफ सीईसी थे। तो इन सब पे चर्चा पे नहीं जाना है। चर्चा सिर्फ इतना पूछना आपके माध्यम से, कांग्रेस को कितनी सीट उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दे रहे हैं? क्या अखिलेश यादव मर्जर करेंगे कांग्रेस के साथ? बस आपके माध्यम से इतना उत्तर हमें मिल जाए। नहीं, ठीक है। इसी सवाल पर मैं आगे आ रहा था कि अगर ये होता है तो क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी को बॉस मान लेंगे अपना? क्या शरद पवार बॉस मान लेंगे अपना? चलिए एक राउंड इसी पर हो जाए कि अगर आप कह रहे हैं वरुण पुरोहित कि मर्जर भी अब एक रास्ता है, विकल्प है, लेकिन बॉस कौन होगा? सीटों की बात तो आपने एक शब्द का जी आपने एक शब्द का प्रयोग किया था शुरुआत से 3-4 बार, वजूद वजूद वजूद। वजूद पार्टियों का नहीं बचना है, वजूद राजनीतिक व्यवस्था का, लोकतंत्र का, भारत देश का बचना है। आप जाकर के ट्रेड डील करके सरेंडर हो रहे हो, उससे बचाना है देश को। देश के वजूद की बात है, देश की व्यवस्थाओं के वजूद की बात है। अब आप जो मर्जर की बात कर रहे हो, मर्जर का कोई, ये तो एक कपोल कल्पित बात है। मर्जर से अर्थ है किसी भी तरीके से सब साथ आएँ और लड़ाई करें, देश को बचाने की लड़ाई करें, उसकी बात है। प्रकृति जब होती है ना, प्रकृति निर्णय करती है, जब एक्शन का रिएक्शन होता है। जितने दल बदलू, जितने आप तोड़ तोड़ के पार्टी ले जाओगे, इसका मतलब पार्टी विद डिफरेंस जो अटल जी अडवाणी जी ने बनाई थी उसको ध्वस्त कर दिया इन्होंने। वो जब राजनीतिक व्यवस्था, में क्यों कह रहा हूँ व्यवस्था शब्द का प्रयोग, अटल जी अडवाणी जी युग में उनकी एक रेस्पेक्ट थी, एक प्रतिष्ठा थी हिंदुस्तान के अंदर। आज मोदी सरकार, मोदी सेंट्रिक बीजेपी की कहीं प्रतिष्ठा नहीं है। जो पार्टी छोड़े आ जाओ इनके पास, इसका मतलब आपके पास खुद लीडरशिप की पहली बात तो फैक्ट्री नहीं है, और दूसरा आप सत्ता की हवस में इतने पागल हो चुके हो, इतने बावले हो चुके हो कि कैसे भी तो पार्टियों को तोड़ो, कैसे भी कोई ईडी पीडी सीबीआई इनका प्रयोग करके कैसे भी तोड़ करके अपने, एक बार मर्जर इनका हो रहा है दल बदलुओं के साथ। मर्जर की बात तो इनको करनी चाहिए कि दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ के कैसे मर्जर कर रहे हैं खुद के बनाने के। ऐसी क्या मेरे ये समझ में आ रहा, आप सत्ता में आ गए, कैसे भी आ गए, चलो। पुरोहित साहब लोग कहते हैं कि मोदी जी, नहीं मोदी जी वाली बीजेपी लोग कहते हैं कि कांग्रेस से ही उन्होंने, क्या पार्टियों को तोड़ तोड़ के हटना ही नहीं चाहिए? जी क्या पूछा आपने? जी लोग कहते हैं, कई जानकार कहते हैं कि जो मोदी जी वाली आप जिस बीजेपी की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस से ही उसने बहुत सारे लेसन लिए हैं। लंबे दौर तक रहे ना कांग्रेस का राज देश में, कांग्रेस का पूरा इतिहास है ना। लेसन लिए कांग्रेस ही तो हो गई आदि। सीबीआई जब तोता बनती थी वो कांग्रेस का ही राज था ना, और जब कांग्रेस का राज था 356 रातों रात हर जगह लागू होते थे वो भी कांग्रेस का ही दौर था। तो उसी से बहुत कुछ सीख लिया क्या? बोल लो जी
आप बोल लोगे उसके बाद ही बोलूंगा मैं, आप पूरा कर लो पहले। बताइए। हो गया आपका? अब मैं ये कह रहा हूँ, जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, राज तो इनको कांग्रेस के कारण ही है। आधे तो इनके जो सांसद है कांग्रेस पृष्ठभूमि के ही है, जब भी तो राज में है, नहीं तो राज में कैसे आते? तो ये आप सही कह रहे हो, इनको एक फॉर्मूला मिल गया कि कांग्रेसियों और जो कांग्रेस से समर्थित पार्टियां कांग्रेस आइडियोलॉजी की हैं, उनके ही सांसद तोड़ेंगे, उनके लीडर लेंगे, जब भी सत्ता में रहेंगे, नहीं तो सत्ता में आ ही नहीं तो सकते। आप लोग फिर कैसे बचेंगे? मुझे सवाल वही सत्ता वजूद में पर जो आ जाती है ना है, बात फिर। क्या क्या पूछा आपने वापस? आपने कहा कि वजूद शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो फिर वजूद कैसे बचेगा अगर सबको ये तोड़ ही लेंगे, सब टूट ही जाएंगे आपसे? तो अब देखिए पूरी की पूरी टीएमसी समा रही है बीजेपी में। अब सुन तो लो, आपने प्रश्न पूछा तो वजूद कैसे बचेगा? वजूद बचा, भारत जोड़ो यात्रा करी, 99 सीट कांग्रेस की आई। अब सारे नेता मिल करके अगर मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं वजूद बचेगा? क्रांतिकारी लड़े, तो नरम दल गरम दल सारे लड़े, तो ब्रिटिशर्स को भगा दिया, तो ये क्या चीज है? इनको भी भागना पड़ेगा देश से। जिस हिसाब से देश को बेच रहे हैं, देश से आपको भागना पता है पड़ेगा। अंतरात्मा में किस प्रकार से देश को बेचा जा रहा है। आप इनको किस देश से ही प्रकार बाहर कर बच्चे वो देंगे। सड़क पे घूम रहे हैं। इन्होंने आपको सत्ता से बाहर किया, आप इनको देश से ही बाहर कर देंगे क्या? अरे देश अनिरुद्ध करेगा, प्रताप हम क्या सिंह, कर देंगे? जनता करेगी इनको तैयार बाहर। रहिए। जनता करेगी, चौराहे पे पकड़ेगी इनको, बच्चे चाय पकौड़े के ठेले लगाएंगे। आप अपने घर के बच्चों को ये बोलोगे कि पढ़ाई करके चाय पकौड़े के ठेले लगा? आज वो भी नहीं है सतुना ठेले लगाने का भी। तो इसलिए आप इनको देश से बाहर, देश निकाला दे देंगे। कांग्रेस बीजेपी थोड़ी है, इसलिए महंगाई देश कितनी निकाला। हो गई आपको समझ नहीं आ रहा किसी को? किस हिसाब से देश को बेचा जा रहा है? हर चीज दो पूंजीवादियों को दे दोगे, पूरा देश एक पूंजीवादी। चलिए अनिरुद्ध प्रताप सिंह, आप आइए। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? अजय जी, बहुत सारे इल्जाम आप पर आ गए। अजय जी, बस छोटा सा एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कांग्रेस से, कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के काफी लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए, यहाँ चले गए, इनसे सरकार बनी। इतना पूछ लीजिए कि तेलंगाना के सीएम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा में जा रहे थे। और दूसरी चीज ये बता दीजिए, घर का भेदी है कौन? दिग्विजय सिंह है या कमलनाथ है? उनको आपने टिकट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने भेद कर दिया। तो आप अपना बताइए। और दूसरी चीज है कि अडानी के साथ में तेलंगाना के अंदर 40,000 करोड़ की डील हुई। तो इन सब चीजों पे चर्चा मत करिए कि कौन पार्टी में कहां जा रहा, कौन पार्टी में कहां आ रहा, कैसे आ रहा। आप ये बताइए कि इंडिया अलायंस को वजूद है या नहीं है? इंडिया अलायंस डूबता जहाज है या नहीं है?